हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। अब देखिए, जो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, उसमें जो उनकी पहली स्टेज है, ठीक है, इसका क्या नाम है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसको आप संवेदीय गामक अवस्था भी कह सकते हैं। इंग्लिश में आपको एक ही नाम देखने को मिलेगा, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बच्चा कितने साल का होता है, जन्म से 2 साल तक का होता है, ठीक है। और इसी के बारे में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। इसके अलावा जो इनकी दूसरी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा कितने साल का होता है, 2 से 7 साल का होता है। और तीसरी स्टेज इनकी क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो 7 से 11 साल तक का होता है। और लास्ट स्टेज इनकी कौन सी है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आप कह सकते हैं। हिंदी में आपको जो नाम है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं, इंग्लिश में एक ही नाम होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसमें बच्चा 11 एबव होता है। देखिए ये यहाँ पर जो दे रखा है 11 से 18 वर्ष तक, इसमें जो बच्चा होगा वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। बट हमसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था पूछ रखा था, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। 2 से 27 वर्ष इन्होंने नहीं बताया, जन्म से 3 वर्ष नहीं बताया, जन्म से 2 वर्ष बताइए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि प्याजे की 4th स्टेज है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा कितने साल का होता है, 11 एबव होता है, 11 से 18 भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी स्टेज मैंने आप लोग को अभी बताया, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सॉरी दूसरा ऑप्शन, ठीक है, जो कि प्याजे की पहली स्टेज, इसमें बच्चा कितने साल का होता है, जन्म से 2 साल तक का होता है, ठीक है। और उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्याजे की 3rd स्टेज, इसमें बच्चा कितने साल का होता है, 7 से 11 साल तक का होता है। और जो इनकी 2nd स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा कितने साल का होता है, 2 से 7 साल का होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है, यानी तीव्र गति से कब होता है। तो आप सभी को मैंने बताया अपने प्रीवियस वीडियो में कि जो बच्चे का भाषाई विकास है वो कब तीव्र गति से होता है, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, ठीक है। यानी कि बच्चा किस में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है, पूर्व बाल्यावस्था में होता है। और जो पूर्व बाल्यावस्था कि जो जीन प्याजे की स्टेज दी गई है वो कौन सी दी गई है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा कितने साल का होता है, 2 से 7 साल का होता है, जो कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील पीरियड होता है, सबसे संवेदनशील काल होता है। इसमें जो बच्चे का भाषाई विकास है बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपको ऑप्शन में ये स्टेज नहीं देगा, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, प्रारंभिक बचपन, तो भी वो आपका वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी बच्चा 2 से 7 साल का ही होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है, तो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। तो 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके जो पहले की क्लासेस है वो आपको प्ले सेक्शन में मिल जाएंगी, तो एक बार उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे मैंने आप लोग को वहाँ पर कराए हुए हैं, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम पे शॉर्ट नोट्स भी शेयर किए हुए हैं, बिल्कुल फ्री है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया है। यहाँ पर क्या दे रखा है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए जब भी मैंने आप लोगों को बताया, जब भी संस्कृति की बात हो तो आप किसके साथ में जाएंगे, लेव वाइगोस्की के साथ में, क्योंकि इन्होंने 3 चीज़ों की बात की है, समाज की बात की है, कल्चर की बात की है, और लैंग्वेज की बात की है, ठीक है। यानी ये क्या कहते हैं, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उसके भाषा लैंग्वेज की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। इनकी थ्योरी का नाम भी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो ये समाज और सांस्कृतिक से जो है सीखने पर ज़्यादा बल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसके साथ में हम लोग जाएंगे, लेव वाइगोस्की के साथ में, जो कि 4th ऑप्शन में दे रखा है। तो 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा था, बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी बच्चा क्या करता है,
प्रकृति से चीज़ों को सीखता है, समाज से चीज़ों को सीखता है। ये बात कौन कहता है? लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। B.F. स्किनर, देखिए ये लोग व्यवहारवाद से संबंध रखते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आता है। चार्ल्स डार्विन से भी क्वेश्चन नहीं आता, और यूरी ब्रोन फैन ब्रैनर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? बच्चों के चिंतन के विषय में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है, निगेटिव ऑप्शन हमें यहाँ पर बताना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण यानी कि छानबीन की लालसा होती है। यानी बच्चा क्या करता है? चीज़ों के बारे में एक्टिव रूप से जो है सोचता है, जो भी वो अपने आसपास चीज़ों को देखता है, एब्जॉर्व करता है, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या करता है? अन्वेषण करता है, खोज करता है, छानबीन करता है, जो कि जीन प्याजे भी कहते हैं कि बच्चा क्या है? लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है। वो खुद अन्वेषण करता है, खोज करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो ये तो बात आपकी सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, क्योंकि हमसे जो सही नहीं है उसके बारे में पूछा है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। हाँ, ये बात भी सही है, ठीक है। जो बच्चा होता है वो क्या होता है? उसके अंदर सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, एबिलिटी होती है। हर चीज़ के बारे में बच्चा जानना चाहता है। अब देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर करके खिलौनों को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो ऐसा नहीं कि सिर्फ खिलौनों को तोड़ रहा है, वो वहाँ से चीज़ों को सीखता है, ठीक है, कि ये चीज़ कैसे बनी, किस तरीके से, ठीक है। हालांकि वो छोटा बच्चा है, बट फिर भी वो चीज़ों को सीख रहा है, कहीं ना कहीं अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे क्या होते हैं? अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, ठीक है। ये भी बात सही है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जीन प्याजे क्या कहते हैं? बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर जो निगेटिव ऑप्शन है, जो सही नहीं है, वो क्या नहीं है? बच्चे प्रत्ययों को स्वयं सोच नहीं सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना, यानी सिर्फ अध्यापक जो है बच्चों के माइंड में ज्ञान को भर दे, ठीक है। तो यही आपका सही नहीं है, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चा बहुत कुछ सोच सकता है, ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, बच्चा सोच सकता है। टीचर क्या होना चाहिए? एज ए फैसिलिटेटर, सुविधादाता, ठीक है। जहाँ पर बच्चे को सीखने में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, वहाँ पर बच्चों को हेल्प प्रोवाइड करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके माइंड में ज्ञान को भर दे, बच्चा क्या करे? खुद चीज़ों को सीखे एक्टिव रूप से, बच्चा एक्टिव होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सही नहीं था, इसलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सही नहीं था उसी के बारे में पूछ रखा था। नेक्स्ट है, यहाँ पर दे रखा है अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया। देखिए अधिगम कैसी प्रक्रिया है? एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सरल प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया नहीं होती। अधिगम क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। और जटिल निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, जटिल सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट में क्या करते हैं? एक्टिव रहते हैं तभी तो चीज़ों को सीखते हैं, सक्रिय रहते हैं तभी तो चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय वर्ड क्या होता है? निगेटिव होता है। ऐसे ऑप्शन तो आपके पहले ही गलत होंगे। सरल नहीं है, कभी भी कोई भी प्रोसेस सरल नहीं होता है, ना ही डेवलपमेंट ना ही अधिगम, ठीक है। तो सरल या फिर रेखीय, ठीक है, और लीनियर नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट भी होता है वो बैक एंड फोर्थ होता है, ठीक है। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो लीनियर नहीं होता है, और अधिगम भी आपका लीनियर नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए। देखिए अब जो हमारा भारत है इसमें क्या है? अलग अलग समाज के लोग भी हैं, ठीक है, अलग अलग संस्कृति के लोग भी हैं, अलग अलग धर्म के लोग भी हैं। तो जो हमारे भारत में विभिन्नता है, ठीक है, अलग अलग जो लोग भाषा जो बोलते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, तो क्या ये हमारे लिए एक बाधा है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम तो इनसे बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, बहुत सारे स्किल जो कौशल होते हैं उनको सीखते हैं, ठीक है। तो क्या हमें इसे अनदेखा करना चाहिए? नहीं, इनका तो हम सम्मान करते हैं एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि हमारे जो भारत है इसके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि ये एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। यहाँ पर अनेक भाषाएं, अनेक समाज के लोग, अनेक संस्कृति, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। टालना चाहिए, ये भी गलत, अपेक्षित करना चाहिए। तो इसी तरह एक क्लासरूम में एक सामाजिक
जो बच्चा है, ठीक है, वो अलग अलग समाज से हो सकता है, अलग अलग संस्कृति से हो सकता है, अलग अलग उसकी जो है धर्म हो सकते हैं, अलग अलग उसकी भाषा हो सकती है। तो ऐसे में एज अ टीचर के रूप में हमें क्या करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये दूसरों बच्चों के साथ में जब बच्चा इंटरेक्ट करता है तो वहाँ पर जो उसकी स्किल होती है वो डेवलप होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। बच्चा और चीज़ों के बारे में सीखता है कि अरे इस समाज में इस तरीके से चीज़ें होती है, इस संस्कृति में इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो बच्चा दूसरे बच्चे से क्या करता है, इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है। तो इसे क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र आकलन की विधियों को विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। देखिए जब भी, ठीक है, जब भी कोई भी टीचर अपने क्या कर रही है, अपनी जो शिक्षा शास्त्र जो उसकी पढ़ाने की विधि है, जो वो असेसमेंट कर रही है, आकलन कर रही है, उसमें चेंज ला रही है। कैसे चेंज, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर बच्चे को किसी भी टीचिंग मेथड से समझ में नहीं आ रहा है तो एज अ टीचर के रूप में आप विभिन्न तरीकों का यूज़ करिए, ठीक है, अलग अलग तरीकों का, अलग अलग मेथड का यूज़ करिए, ठीक है। यानी कैसे एजुकेशन दीजिए, एज पर नीड एजुकेशन दीजिए, जैसी बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको चीज़ें प्रोवाइड करिए, अपनी टीचिंग मेथड में चेंज लाइए। और जो बच्चों का आकलन किया जाता है, ठीक है, ये भी क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके से करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, प्रत्येक बच्चा एक ही तरीके से चीज़ों को नहीं सीखता है, वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो इसलिए जो उसका आकलन है वो भी अलग अलग तरीके से चीज़ों को अलग अलग तरीके से जो है करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब बच्चा सीख एक तरीके से नहीं रहा है तो हम उसका असेसमेंट कैसे एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आकलन भी हमें बच्चों का अलग अलग तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जब टीचर के रूप में जो टीचर है वो क्या कर रही है, अपनी जो शिक्षा शास्त्र है यानी अपने पढ़ाने के मेथड में चेंज ला रही है, किसके अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए बना है, ठीक है। तो यहाँ पर किस क्लासरूम की बात हो रही है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें कि बच्चे के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है जैसी बच्चे के नीड है, ठीक है, आवश्यकता के अकॉर्डिंग। व्यवहारवादी आपका यहाँ पर नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, यानी जो पाठ्य पुस्तक का ज्ञान होता है सिर्फ बच्चे के माइंड में भर देना, पाठ्य पुस्तक को ज़्यादा महत्व देना, तो ये अब नहीं कहा जाता है। जो एनईपी है, एनसीईआरटी किस पे जोर देता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर, यानी बच्चे को केंद्र में रखकर के आप एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। अध्यापक केंद्रित जो क्लासरूम है इसकी भी जो है ये अब सही नहीं माना जाता है, हमें चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित शिक्षा पर जो है को बढ़ावा देना है। तो आपका ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमी है और उन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। कभी भी विद्यालय से निकालने की बात हो बच्चों को, तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चे के अंदर कोई पैदाइशी कमी होती है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, उसके अंदर कोई भी डिसेबिलिटीज हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, अगर आप उसको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो बच्चा चीज़ों को सीख सकता है। तो ये कहना आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा कि बच्चा सीख ही नहीं सकता। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। देखिए ये इसका तो कोई यहाँ पर सेंस ही नहीं बनता है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। देखिए ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत दे रखे हैं, क्योंकि क्या वंचित पृष्ठभूमि वाला बच्चा चीज़ों को नहीं सीख सकता, बिल्कुल सीख सकता है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें, हर बच्चा चीज़ को सीख सकता है, ठीक है। तो बच्चे के अंदर कमी नहीं निकालनी है आपको सीटेट के एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। यहाँ पर क्या होगा, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चा असफल हो रहा है, ठीक है, बच्चा फेल हो रहा है तो हमारा सिस्टम फेल हो रहा है, ठीक है। यानी जो स्कूल है, जो स्कूल के टीचर है, उन्होंने जो है बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया नहीं, सही मेथड का यूज़ नहीं किया, जिस वजह से जो बच्चा है वो जो है फेल हो गया। बच्चे की जो नीड है, आवश्यकता है, वो पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि विद्यालय जो है अगर बच्चों की आवश्यकता यानी उनकी जो है नीड, जिस तरीके की बच्चे को नीड है, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो आप अलग मेथड का यूज़ करिए, ठीक है, विजुअल चीज़ों का प्रयोग करिए। और जो बच्चे की इंटरेस्ट है, जो बच्चे की रुचि है, अगर वो पूरी नहीं कर पा रहा है तो बच्चा क्या होता है, फेल होता है, यानी हमारा सिस्टम फेल हो रहा है, बच्चा नहीं फेल हो रहा है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के अंदर आपको कमी नहीं निकालनी है जब भी आप सीटेट में पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि विद्यालय जो है बच्चों की आवश्यकताओं को और उनकी रुचियों को पूरा करने में समर्थ नहीं है। नेक्स्ट,
अब यहाँ पर क्या है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और ये एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, यानी जब बच्चा समूह में एक दूसरे से क्या करता है, इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो उसकी थिंकिंग होती है वो डेवलप होती है, स्किल उसकी अच्छी होती है। ठीक है, बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाता है, क्योंकि जो लेव वाइगोस्की है वो क्या कहते हैं, बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो ये दे रखा है प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों में प्रतिस्पर्धा प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है। देखिए, प्रतिस्पर्धा प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती, उसमें कैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, सहयोग की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, बिल्कुल सही बात। बच्चा क्या कर सकता है, जो उसकी थिंकिंग स्किल है उसको और बेहतर कर सकता है। ठीक है, और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, बिल्कुल सही बात। बच्चे जब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पर जो विचार होते हैं उसके, ठीक है, वो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है एक तरीके से। ठीक है, और बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखता है, उसकी समझ विकसित होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा था, डी ऑप्शन में बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करते नहीं, बच्चों में भ्रांतियाँ नहीं उत्पन्न होती है, इससे बच्चा और अच्छी तरीके से चीज़ों को, बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश। देखिए, जब भी सोशलाइजेशन की बात हो, समाजीकरण की बात हो, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि इसके बेसिकली दो कारक होते हैं। एक आपका होता है प्राथमिक कारक, है ना। प्राथमिक कारक क्या होता है, जहाँ से बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जैसे कि उसकी फैमिली, परिवार। बच्चा क्या करता है, परिवार में जन्म लेता है। ठीक है, वहाँ पर वो अपने माता पिता से इंटरेक्ट करता है, भाई बहन से इंटरेक्ट करता है, यानी जो परिवार के सदस्य होते हैं उसके। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, बच्चे का समाजीकरण होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बच्चे का समाजीकरण शुरू कहाँ से होता है, उसके परिवार से, क्योंकि परिवार क्या है, समाज का एक छोटा रूप ही तो है। ठीक है, हम जितनी भी चीज़ें सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, सबसे पहले परिवार से ही तो सीखते हैं। तो जो परिवार होता है वो क्या होता है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, मुख्य एजेंसी होती है। ठीक है, और उसके बाद में आता है आपका द्वितीयक कारक। द्वितीयक कारक क्या होता है, जहाँ पर बच्चा परिवार के बाद चीज़ों को सीखता है, जैसे कि आपका विद्यालय हो गया, बच्चा परिवार के बाद ही तो विद्यालय में जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ से भी बच्चे की जो सामाजिकरण है वो होता है। ठीक है, बच्चा वहाँ पर जो उसके पीयर ग्रुप है, ठीक है, साथियों से मिलता है, टीचर से इंटरेक्ट करता है, तो वहाँ से भी उसका सामाजिकरण होता है, बट परिवार के बाद होता है। तो जो विद्यालय होता है वो क्या होता है, सामाजिकरण का द्वितीयक कारक होता है। ठीक है, जो मीडिया होती है, बच्चा परिवार के बाद मीडिया से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो मीडिया क्या होती है, सामाजिकरण का द्वितीयक कारक होती है। फैमिली क्या होती है, हमेशा ही प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगी। यहाँ पर विद्यालय पूछा है, तो देखिए प्राथमिक कारक तो नहीं होगा, क्योंकि प्राथमिक कारक क्या होगा, परिवार। ठीक है, फैमिली होती है प्राथमिक कारक। ठीक है, द्वितीयक कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कि कोई भूमिका नहीं होती, ये कहना तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा होता है वो विद्यालय से क्या सीखता है, औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन जो बच्चा सीखता है वो कहाँ से सीखता है, विद्यालय से ही तो सीखता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फैमिली है उसमें तो उसको इनफॉर्मल जो चीज़ें हैं वो मिली जाती हैं। ठीक है, अनौपचारिक एजुकेशन एक तरीके से मान लीजिए। ठीक है, अनौपचारिक जो चीज़ें हैं जो बच्चा जो है अपने समाज से, अपने आस पड़ोस से ग्रहण करता है, वो तो चीज़ें वो सीख ही जाता है। बट रूल रेगुलेशन, ठीक है, किस तरीके से कैसे बिहेव करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो वो कहाँ पर सीखता है बच्चा, विद्यालय के अंदर ही चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो विद्यालय क्या होता है, हमारे जो है डेवलपमेंट में, विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये कौन सा कारक होता है, सामाजिकरण का द्वितीय कारक होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है कि बहुत कम भूमिका होती है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर हटेंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। देखिए, ये जो बात है, ठीक है, ये क्या हार्वर्ड गार्डनर ने कही, लॉरेंस कोलबर्ग ने कही, या फिर जीन पियाजे ने, या फिर ले वाइगोस्की ने। अब देखिए, जो जीन पियाजे थे उन्होंने एक चीज़ कही, क्या कही, कि जो बच्चों का चिंतन है, ठीक है, वो क्या होता है,
वयस्कों से गुणात्मक रूप में अलग होते हैं, यानी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, अलग होती है। जैसे कि आप जितना सोच सकते हैं, ठीक है, उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। जितना आप सोच सकते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। जो मात्रा है वो क्या होती है, सेम होती है। बट वो अलग बात है कि आप अपने घर के काम के बारे में सोच सकते हैं, अपने ऑफिस के काम के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। और जो छोटा बच्चा है ये अपने चॉकलेट्स के बारे में सोच सकता है, अपने खिलौनों के बारे में सोच सकता है, ठीक है। तो छोटा बच्चा कुछ और चीज़ों के बारे में सोचेगा और आप जो है कुछ और चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो जो गुण होता है, गुण क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। क्वालिटी अलग अलग होती है, बट क्वांटिटी जो मात्रा होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लॉरेंस कोलबर्ग जिन्होंने कि मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। लेव वाइगोस्की जिन्होंने कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, और ये तीन चीज़ों की बात करते हैं, SCL, ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही अभी। हॉवर्ड गार्डनर जिन्होंने कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में किसने बताया, हॉवर्ड गार्डनर ने, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिखित में से विकास के विषय में लिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। देखिए ये बात कहना आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, वातावरण का भी रोल होता है, क्योंकि जो हमारा विकास ही किसका गुणनफल होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ दे रखा है आनुवंशिक घटकों के कारण पूर्व निश्चित होता है, तो ये कहना आपका गलत है। विकास सरल और एक दिशीय प्रक्रिया, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, कोई भी प्रोसेस लीनियर नहीं होता है, रेखीय नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है हमारा डेवलपमेंट, है ना। और एक दिशीय प्रक्रिया नहीं है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। यानी हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, जो विकास के चार पक्ष होते हैं, जो डोमेन होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि आपका एक ही में काउंट होता है, ठीक है, संवेगात्मक विकास। तो जो विकास के चारों पक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो विकास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, कई दिशाओं में हमारा विकास होता है। शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, ठीक है, संवेगात्मक विकास होता है। तो एक दिशा नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से हटेगा। बच्चों में बहुत सी सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा ही होगा बच्चा अलग अलग संस्कृति से आता है, तो हो सकता है किसी बच्चे की संस्कृति में कोई चीज़ अच्छी हो और किसी दूसरे बच्चे की संस्कृति में वही चीज़ जो है अच्छी ना हो, किसी बच्चे की संस्कृति में कुछ और चीज़ें फॉलो की जाती हो और किसी बच्चे की संस्कृति में कुछ और चीज़ें फॉलो की जाती है। तो जो बच्चे की संस्कृति होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, उसमें विभिन्नता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय के साथ होता है। देखिए एक क्रम में तो होता है, ठीक है, यानी पहले जो है शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, फिर प्रौढ़ावस्था होगी, ठीक है। ये क्रम में तो होता है बट एक समय पर नहीं होता है, सुनिश्चित नहीं है कि एक ही समय पर होगा, क्योंकि जो विकास की दर है, जो रेट है, ये क्या होती है, अलग अलग होती है। कैसे एक समय पर नहीं होता है, इसको थोड़ा सा समझिए यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल एक कोई बच्चा है, ठीक है, ये 2 साल में बोलना सीख रहा है, और एक बच्चा है जो कि 1 ही साल में बोलना सीख गया, ठीक है। तो समय क्या होता है, अलग अलग होता है, रेट क्या होती है, दर क्या होती है, अलग अलग होती है, बट सभी बच्चों का विकास क्या होता है, एक क्रम में होता है। यानी हर एक बच्चा जो है पहले शैशवावस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर वयस्कता अवस्था में, बट जो समय होगा वो अलग अलग होगा हर बच्चे के लिए, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। कोई बच्चा 1 साल में चलना सीख सकता है, कोई बच्चा 2 साल में चलना सीख सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है, क्यों गलत है इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर बता भी दिया। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। देखिए जो मध्य बाल्यावस्था है, ठीक है, इसमें बच्चा कितने साल का होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, ये मैं बाल्यावस्था की बात कर रही हूँ, ठीक है। बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है कितने साल का होता है, 2 से 7 साल का होता है।
एक होता है आपका लेटर चाइल्डहुड यानी कि मध्य बाल्यावस्था, जिसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। इसमें बच्चा कितने साल का होता है? 7 से 11 साल तक का होता है, ठीक है। अब देखिए इसी के बारे में यहाँ पर पूछा है, मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा हो सकता है? जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है ना, तो उसका जो भाषाई विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील पीरियड कौन सा है, तो वो 2 से 7 साल होता है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें मध्य बाल्यावस्था के बारे में बताना है। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक विकास, शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास नहीं, ये मध्य बाल्यावस्था का जो है मुख्य प्रमाण चिन्ह नहीं होता है। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। देखिए जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है ना, वो 11 साल के बाद करता है, यानी जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती हैं उसके बारे में भी बच्चा सोच पाता है। ये कब करता है? 11 साल के बाद करता है, तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, बच्चा क्या करता है? सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को सीखता है। ये कब सीखता है? जब वो 2 से 7 साल का होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। तो 3 ऑप्शन तो आपके हो गए बाहर। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्रकृति में मूर्त है, बिल्कुल सही बात। अगर आप जीन प्याजे की 3rd स्टेज देखेंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो जो उसमें भी बच्चा होता है वो कितने साल का होता है? 7 से 11 साल तक की, सॉरी 7 से 11 साल तक का ही होता है, जो कि क्या कर लेता है? तर्कसंगत विचार यानी कि एक लॉजिकल थिंकिंग जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। इसके साथ साथ वो उन चीज़ों के बारे में सोच पाता है जो उसके सामने, वो जो चीज़ उसके सामने होती है, जिस चीज़ को वो टच एंड फील कर सकता है, ठीक है। जो चीज़ें मूर्त होती हैं, कॉन्क्रीट होती हैं, उसके बारे में बच्चा थिंकिंग कर पाता है। और अमूर्त चीज़ के बारे में कब सोचता है? जब वो 11 साल के बाद, यानी 11 साल के बाद बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए जीन प्याजे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, इनका मैंने एक कंप्लीट सेशन कराया हुआ है। तो अगर आपने उन सेशन को नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। उसमें मैंने जीन प्याजे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए, सभी को कवर अप कराया हुआ है। तो अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सेशन रहेगा, ठीक है। या फिर अगर आपको किसी और टीचर का भी समझ में आ रहा है तो वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बट जीन प्याजों को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके एग्जाम में मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें बच्चा कितने साल का होता है? 11 से 18 साल तक होता है, यानी प्याजे की लास्ट स्टेज की बात कर रहा है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहा है, ठीक है। संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। देखिए जब बच्चा संरक्षण यानी कंजर्वेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, तो कितने साल का होगा? 2 से 7 साल का होगा, क्योंकि ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जब बच्चा 7 से 11 साल तक का हो जाता है तब ये सारी चीज़ें कर लेता है। बट अभी वो नहीं कर पा रहा है, तो वो 2 से 7 साल यानी प्याजे के 2nd स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करता है, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जब बच्चा सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को सीखता है। ये कब सीखता है? जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा जो 2 से 7 साल का बच्चा होता है उसको आप सिंबल्स का यूज करके चीज़ें बताते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ठीक है। तो ये तो 2 से 7 साल होगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये कितने साल का होगा? इसमें बच्चा 11 से 18 साल का होगा। सी क्या दे रखा है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो बच्चा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क करता है वो कब करता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध, ये बच्चा जो बच्चे के अंदर सेंट्राइजेशन होता है, यानी उसका ध्यान एक ही चीज़ पर केंद्रित रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बच्चे को जो है एक लंबे ग्लास में कोई जूस दे दें और एक चौड़े ग्लास में जूस दे दें, बट जूस की जो मात्रा है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे क्या करेगा? लंबे वाले ग्लास के जूस को यहाँ पर लेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि लंबे वाले ग्लास में जो जूस है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो जो बच्चे का ध्यान होता है वो क्या होता है? एक ही जगह पर केंद्रित होता है, यानी वो ये नहीं समझ पाता है कि अगर हम शेप और साइज को चेंज कर दें तो जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। अगर वो 50 ml पानी है तो 50 ml ही रहेगा, चाहे हम उसको किसी टब में रख दे, ग्लास में रख दे, बाल्टी में रख दे, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चा नहीं समझ पाता है। इसके बाद में बच्चे के अंदर क्या होती है? इनरिवर्सिबिलिटी होती है, अनुत्क्रमणीयता होती है। यानी एक बच्चे को जो है आप घर से स्कूल छोड़ के आ जाइए,
ठीक है, स्कूल छोड़ के आ जाइए तो बच्चा फिर वापस स्कूल से घर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर क्या इन रिवर्सिबिलिटी है, बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है। ये कब होता है? जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, तब बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं कर पाता है। उसके अंदर केंद्रीकरण होता है, सेंट्राइजेशन होता है, एक जगह उसका ध्यान केंद्रित रहता है, इन रिवर्सिबिलिटी होती है, बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। देखिए, जो लोग स्टेज की बात करेंगे, अवस्थाओं की बात करेंगे, वो कहेंगे कि जो बच्चे का विकास है वो चरणों में होता है। ये किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है, उन्होंने 4th स्टेज बताई है। ठीक है, तो वो क्या कहेंगे? जो विकास है वो चरणों में होता है। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर हो गया बाहर, क्योंकि ले वाइगोस्की ने कोई भी स्टेज नहीं बताई है। स्कीमा के परिपक्वन के बीच में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। स्कीमा वर्ड किसने दिया है? जीन पियाजे ने। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो गया बाहर। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जो लेव वाइगोस्की किसकी बात करते हैं? समाज से सीखने की बात करते हैं, कल्चर किससे सीखने की बात करते हैं, और लैंग्वेज से सीखने की बात करते हैं। यानी जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कल्चर संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और भाषा लैंग्वेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। ठीक है, अब कभी कभी ऑप्शन में आपको क्या करेगा? क्वेश्चन को घुमाएगा थोड़ा सा। यहाँ पर क्या दे देगा? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो भी आपका ले वाइगोस्की होंगे। समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो भी आपके ले वाइगोस्की होंगे। ठीक है, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, समाज, संस्कृति और लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, यानी LAD। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात कौन करते हैं? नॉम चॉम्स्की करते हैं। ठीक है, जो क्या कहते हैं कि बच्चे के अंदर जन्मजात भाषा को सीखने की क्षमता होती है, यानी उसके अंदर क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, लैंग्वेज को एक्वायर, भाषा को एक्वायर करने के जन्मजात क्षमता होती है। ये बात कौन कहता है? नॉम चॉम्स्की कहते हैं। बट यहाँ पर लीव वाइगोस्की के बारे में पूछ रखा है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। बट ध्यान में रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि LAD भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात कौन करता है? तो नॉम चॉम्स्की। ठीक है, लैंग्वेज के सेक्शन में आपका आता है। तो आपका D ऑप्शन, B ऑप्शन और A ऑप्शन तो आपके हो गए गलत। यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखिए, जो इसका PDF है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल पे नोट्स शेयर किए हुए हैं, तो आप उन नोट्स को डाउनलोड करिए, रीड करिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बिल्कुल फ्री नोट्स है। अगर देखिए आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे क्लासेस आप लोगों को मिलती रहे। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा कि आपकी जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर, कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसके बारे में अभी आप लोगों को मैंने बताया, तो इसका आंसर जो आप लोगों को नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।